नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसमें हमने लिया है इसके पहले, इसको कहते हैं हम लोग चार्ट ग्राफ। और चार्ट ग्राफ में क्या लग रहा है, जो मार्केट में जिनका रेंज रहा, वो उस रेंज से लगातार जो स्टेबल थी इनकी स्टॉक प्राइस को लेकर के, वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट रही और मार्केट वहाँ से पुल बैक क्रिएट करती देखी। तो सवाल ये आता है, क्या यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है? क्या इसका बिजनेस जो है वो लगातार ग्रो के फील्ड में बनती नजर आती है, या इनका कुछ और भी आंकड़ा मिलती है? चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी की बात किया जाए तो एम्पावरिंग की बात कहती है, एम्पावरिंग पावरिंग सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है। ऐसा इनकी वेबसाइट्स की डेटाबेस के मुताबिक बात करें किया जाए तो पावर सॉल्यूशन पे कंपनी कामकाज करती रही है और करती है। यदि कंपनी के सर्विस मॉडल के बारे में देखा जाए तो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, और दूसरी बात किया जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सॉल्यूशंस को लेकर कंपनी का कामकाज रहा। और जो उसमें सबसे पहला वर्ड इन्होंने रखा है ना, डेटा सेंटर, तो ये कह सकते हैं कि डेटा सेंटर के जो स्टॉक है वो क्या डेटा सेंटर के अंदर ही आती है, इनके पास खुद की डेटा सेंटर हैं या डिप्लो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उसका मार्केट में किस हिसाब से ग्रोथ लेवल बनती देखी गई है। यदि हम इनकी बात किया जाए तो कहती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल पावर सॉल्यूशंस को लेकर के इनका लगातार कारोबार रहा है, जहाँ पे इनके पास डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही कुछ ना कुछ काम धंधा होती है। कंपनी के पास कौन कौन सी क्लाइंट हैं, कौन कौन सी जिक्र करती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उसको लेकर तो ऐसे जिक्र नहीं करती है, लेकिन कुछ नाम शामिल, कुछ ऐसी प्रोजेक्ट को लेकर जिक्र करती है कि इसके साथ जो सोलर पावर है इनको लेकर डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे इनका भी एक जो ग्रोथ है वो भी बन सकता है। फिर सोलर पावर को लेकर कहते हैं कि जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सोलर पावर के ग्रीन सेविंग को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के, गोइंग्स ग्रीन एंड सेविंग एनर्जी को लेकर जिक्र कर दी देखी गई। कोई ऐसा क्लाइंट की जिक्र नहीं करता है, कोई ऐसा तो जिक्र नहीं करता। चलिए थोड़ा सा मार्केट की तरफ चलें तो मार्केट का अंदाज़ा ये निकल के आता है कि एम्पावर इंडियाज ये स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो मार्केट में हम लोग कई बार देखते हैं कि मार्केट में गिर जाती है, कई बार चल जाती है। अभी देखा गया कि इसमें 8% की डिमांड बनी थी रिसेंटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद की बात। इसमें यदि बुक वैल्यू के मुताबिक देखें तो वो कहते हैं जो अंडर वैल्यूड है। इंट्रेंसिक वैल्यू से कहते हैं जो मार्केट उछाल क्रिएट कर चुका है, नियरली कह सकते हैं कि करीब करीब 180% के आसपास रैली क्रिएट किया है। हायर से लोअर की यदि हम बात करें तो इसका हायर से हायर प्राइस करीब 4 रुपए से कम था। पूरे के पूरे मार्केट कैप 226 करोड़ है, जिसको क्या कहते हैं कैप्चर करना आसान है। और जो प्रमोटर का है, जो होल्डिंग है, कंट्रोल है, वो हम लोग कहते हैं कि एक मुट्ठी भर की होल्डिंग कंट्रोल होना, वो ऐसा ही डेटा यहाँ कहती है। उसमें डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं कर रही है इनकी जो कैपिटल्स को लेकर देखा जाए। ओवरऑल कंपनी 4% की सेविंग करती है अपने ओवरऑल बिजनेस मॉडल को लेकर के। तो चलिए, एक तो ये झलक था जो कि एक समरी डेटा था जो कि कंपनी की चाहे मार्केट हो चाहे इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, उसको आपस में कंपेयर करके एक डेटाबेस निकालती हैं। 1981 में बनी हुई कंपनी की मार्केट कैप पे सवाल आती है कि 226 करोड़ की मार्केट कैप है और जो डेटा सेंटर सेक्टर में डील करती देखी गई। यदि हम रिजल्ट की डेटा को दें जाने तो मार्केट में देखिए, मार्केट में इसको लेकर गिरावट रही। यदि हम एक्चुअली चार्ट ग्राफ पे चलें, बीएसई की हमने हेल्प से ही चार्ट निकाला है और बीएसई के चार्ट बेसिस पे मार्केट में इसमें एक गिरावट रही थी। गिरावट के प्रति रीजंस था कि इनका रिजल्ट जो था वो उसके मुताबिक आया नहीं। क्या उसके मुताबिक? अब देखिए दिसंबर की रिजल्ट को यदि कंपेयर करेंगे वाई ओ वाई के मुताबिक, तो हमारे सामने ये दिखता है कि 17 करोड़ से डेवलप होके करीब करीब वो 23 करोड़ हो रहा। तो इसका यदि आप सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली करीब 35% के आसपास ग्रोथ लेवल बनती है। लेकिन वहीं पे जब आप क्यू और क्यू को बेसिस को कंपेयर करेंगे तो 45 करोड़ से, मैं सीधा राउंड ऑफ फिगर की बात कर रहा हूँ, 45 करोड़ से मार्केट को टूट के
23 करोड़ पे आना सेल्स का। वो एक मुझे याद आ रही है एक कंपनी जिसका नाम था शायद वी नौ। वी नाउ इंफ्राटेक करके कंपनी थी, जो भी शायद डेटा सेंटर को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही। और उस पे एक ईडी का रेड भी हुआ था, उनकी कुछ जो अलग अलग ग्रुप्स कंपनी था उसको लेकर के कुछ चल, उनका भी यही काम था। बाद में सेल्स जो है काफी कम हो गया। फिलहाल यहाँ पे देखा गया स्टेबिलिटी कहाँ पे बनाती है, ऑपरेटिंग में तो नहीं बना पाती है। तब भी कंपनी 1 करोड़ की प्रॉफिट बुक कर रही है। चलिए इसके मुताबिक यदि वाई वाई के बेसिस पे देखते हैं तो एक भारी गिरावट थी, जहां पे सेल्स में उछलता कूदता देखा गया तो वहीं पे इसमें गिरावट थी, तो वहीं पे इसके मुताबिक मार्केट में भी गिरावट दर्ज करती पाई गई। जबकि ईयरली ग्रोथ को लेकर दर्ज करती है कंपनी अप ट्रेंड है। एक टीटीएम के मुताबिक 512% की रैली थी। कंपाउंडेड प्रॉफिट को लेकर 78% तक की रैली शामिल करता है, तो स्टॉक प्राइस सीजीआर में 38% से ज्यादा गिरावट दर्ज करती है। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी नियरली 2% के आसपास रही। कोई बड़ी बहुत चिंता भी नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नहीं दर्ज करती देखी गई। लेकिन यदि आप पीयर से कंपेयर करते हैं तो इसको रखा कहाँ गया, ट्रेडिंग के अंदर रखा गया। क्योंकि अदानी हो, विशाल हो, एजिस लॉजिस्टिक्स हो, तो मुझे लगता है कि इसको कंपेयर करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। यदि बीएससी की डेटाबेस के मुताबिक कंपेयर कंपेयर करें इसको, तो इसको रखा गया टीसीएस से और फोकस से, क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं। मुझे लगता है इसको उसी कंपनी वीनो जैसे कंपनी से कंपेयर करना चाहिए, अनंतराज से कंपेयर करना चाहिए। लेकिन तब भी अनंतराज वगैरह सब जो इनकम सोर्स है वो ज़्यादातर रियल एस्टेट से डेवलप करती है, और यहाँ पे इनका और उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर पाई गई है। ओवरऑल यदि हम इसको कंपेयर भी करें तो 4% रहा है, जो कि नियर अबाउट बाकी कंपनी। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा रैली होना या बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज करना, उसमें कोई हल बहुत बड़ी हलचल नहीं दर्ज कर। निवेशकों के इंटरेस्ट में जाना जाए तो कंपनी में निवेशक काफी ज्यादा रहा है। ऐसा लगता है कि शायद मार्केट में कहाँ 2 लाख 97 3 लाख के आसपास थे, 3.5 लाख लोग आ गए। उससे पहले कहाँ 21,000 थे, 11,000 थे, 65,000 थे। उस टाइम की सिचुएशन को जाना जाए और ऐसा लगता है कि इसमें केवल और केवल जो है ऑपरेटर ही ऑपरेट करते नजर आए, जहाँ पे शायद हो सकता है आम निवेशकों के पैसे लग गए और निवेशक वहां से अपनी पोजीशंस के साथ निकले, पोजीशन से लौट करके निकल गए। जहां तक कंपनी का डिविडेंड का सवाल है तो उसमें होल्डिंग कम है, काफी कम है, जिसको कैप्चर करना आसान है एक आम निवेशक के लिए। और यहाँ पे कोई बल्क डील तो शामिल नहीं करता है, लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं काफी सारे निवेशक हैं जिनके पास 4%, 3%, 2-2% की होल्डिंग पड़ी है। रिस्क और रिवार्ड को हमने आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की तो कुछ डेटाबेस सामने ये निकल के आती है, जो कंपनी में कुछ बड़ी ऐसा लगता है कि ऑपरेटर्स गेम चलती देखी गई थी। आजकल मार्केट में इनको रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा से मिसाल से देखा जाए तो मार्केट उसी रेंज में चलती है, जहां पे 5% 10% गिरावट होगा या 5-10% की उछलता कूदता भी हो सकता है। फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट की ट्रेंड जो रिसेंटली ट्रेंड है वो ट्रेंड में अप ट्रेंड मिलती देखी गई है। और हमारे साइड से किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी प्रोडक्टिविटीज को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता। एक बात को हमेशा शामिल करता हूँ और वो एक जनरल सी बातें होती है कि पोर्टफोलियोज के अंदर दो तरह की चीजें हैं, एक है शॉर्ट टर्म के लिए, एक है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंसेस ये है कि शॉर्ट टर्म में हमें एसएल हमेशा लगने की कोशिश करनी रहनी चाहिए, जिसमें कैपिटल को बचाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में इसकी चिंता थोड़ा सा कम होती है, पर मार्केट के जो भाव है ना उसको समझना जरूरी है कि ट्रेंड प्रॉफिट जब भी मिले अपनी प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। डिमांड मार्केट में जब डिमांड हो, और लॉस के टाइम पे अपनी कैपिटल को या तो बचा के रखें या नुकसान होने से बचाने की कोशिश भी करें। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट कोई ट्रेडिंग और एडवाइजर को लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।